कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि है इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता 1860 के पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर एक बड़े एग्जामों में आया है। जैसे एपीओ के एग्जाम में आया है, पीसीएसजे के एग्जाम में आया है, और अन्य विभिन्न स्टेटों के एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर आया है। उन सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में हम इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्यायवार, हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे धारा 1 से 75 तक के। धारा 1 से लेकर के धारा 75 तक में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आईपीसी से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस किस स्टेट में, किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी बातों को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान देंगे। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई। तो ये 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ सीजे में पूछा गया है, उत्तराखंड सीजे में पूछा गया है, उत्तरांचल में सीजे में पूछा गया है। ये विभिन्न ईयर में और हर एक स्टेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे एपीयू में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इन्फोर्स हुआ था। तो 1 जनवरी 1862 को हमारा आईपीसी इन्फोर्स हुआ था। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था। इसमें जो अधिनियमित किया गया था, इसमें जो मेनली अधिनियमित किया गया था, इसमें 4 लोगों को मेंबर का टीम बनाया गया था, जिसमें मैकाले इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे, और 3 अदर मेंबर्स, जो 3 अदर मेंबर्स थे, मैक्लियोड, मिलट और एडमसन। ये 3 लोगों के सहयोग से मैकाले के द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। कब हुआ था? 21 अप्रैल 2018 से यह प्रवृत्त होता है। ये यूपी सीजे 2018 में क्वेश्चन आया था। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 21 अप्रैल 2018 से लागू होता है। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे वो चेयरमैन थे। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, आईपीसी के ड्राफ्टिंग कमेटी के। लॉर्ड मैकाले चेयरमैन थे। इनके साथ 3 अदर मेंबर थे, मैक्लियोड, मिलट एंड एडरसन। ये चारों लोगों के द्वारा मिलकर के भारतीय दंड संहिता को ड्राफ्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के पहले विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता को तैयार किया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया था, जो एक्ट नंबर 45 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके व्याख्यान को हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग भी लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। इस संहिता को 1860 ईस्वी में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति मिली, और 1862 को इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन पिनल कोड? लॉर्ड मैकाले इज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। लॉर्ड मैकाले जो थे यही ड्राफ्ट के चेयरमैन थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है। अपराध एक ऐसा दोष है जिसको कि पनिशेबल किया जाता है, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। ये क्षम्य है तो वो किसके द्वारा है? स्टेट के द्वारा। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, मीन्स की क्राउन द्वारा। निम्नलिखित में से किसने विधिशास्त्र में ऐसा कहा है? ऐसा केनी ने कहा है। जो जूरिस्प्रूडेंस में हम केनी को पढ़ते हैं, केनी ने ऐसा कहा है कि अपराध को किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। अगर अपराध को क्षमा करेगा तो कौन करेगा? क्राउन करेगा, राजा करेगा। तो इनके व्याख्यान को देखते हैं। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है। अपराध एक ऐसा दोष है जिसको दंड देना ही आवश्यक है, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। इस प्रकार का अगर कोई ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है तो उसको सिर्फ क्षम्य कौन कर सकता है? सम्राट कर सकता है। वही इसको माफ़ कर सकता है, अन्यथा कोई माफ़
नहीं कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ये बताया है स्टीफन के द्वारा, ये बातें बताई गई हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएसजे में, सीजे में और एपीओ में पूछे जाते हैं। स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का। यह जो कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का कथन है। अब हम बात करते हैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या कर रहा है? अपराध को परिभाषित करते हुए विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। किसी भी ऐसे कार्य को किया जा रहा है जो लोक को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो कार्य है अपराध है। क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन है हेनरी मेन के द्वारा कहा जा रहा है कि प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है। जो दंड विधि है वो अपराध विधि नहीं है बल्कि दोष विधि है। यह कथन हेनरी मेन महोदय का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आईपीसी के, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के, ये जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपेक्ट के अनुसार क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया गया और पूछा गया है। देख लीजिए आप यूपी पीसीएसजे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन है ऑस्टिन महोदय का। ऑस्टिन ने इस बात को कहा था। उपर्युक्त कथन ऑस्टिन का है। उन्होंने अपराध की परिभाषा इस रूप में दी है। ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिन के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं प्रभु संपन्न सॉवरेन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जा सकती है। मतलब कि जो ऑस्टिन का मानना था कि कभी भी अगर किसी भी अपराध को अगर कोई क्षमा कर सकता है तो वो राज्य कर सकता है। राज्य का मतलब स्टेट कर सकता है। स्टेट का मतलब होता है सरकार के द्वारा किसी भी अपराध को क्षम्य किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा क्षम्य नहीं किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। इंग्लैंड की वुल्फेंडेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, अपराध अनिवार्यता एक सामाजिक विरोधी कृत्य है, ऑप्शन डी, अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे आंसर बी होगा। अपराध एक अवैधानिक कृत्य, कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक कि वो अवैधानिक न हो। अगर कोई बात अवैधानिक है तो वो क्या है? अपराध है। किसी भी बात को अगर हम अवैधानिक कहते हैं तो वो एक प्रकार का अपराध हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। आशय जो है कार्य का लक्ष्य है, हेतु इसका स्रोत है। यह कथन है ऑप्शन ए स्टीफन का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी जो हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टिन का, ऑप्शन डी केनी का। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा है ऑस्टिन का, यही आंसर सही होगा। ऑस्टिन का मत है कि आशय कार्य का लक्ष्य है। जो आशय होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मोटिव होता है, जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में पढ़ते हैं मोटिव प्रिपरेशन के बारे में, तो जो हमारा मोटिव होता है उसका स्रोत स्टीफन के अनुसार आशय इंटेंशन इच्छा की वह शक्ति है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य का निर्देशित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। अब देखिए, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। जो पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो उसके बनावट से इंपॉर्टेंट था कि कहाँ से किस तरह से इस चीज़ को लिया गया, आईपीसी को किस तरह से लिया गया, आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था, आईपीसी कब आया था और आईपीसी में जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपेक्ट क्या था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये देखिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। जब आप आईपीसी बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला सेक्शन जो होता है यही होता है संहिता का नाम।
कोड का, एक्सटेंशन ऑफ कोड के बारे में दिया रहता है कि हाँ हमारा जो भारतीय दंड संहिता है ये कहाँ कहाँ तक फैला है। उसके बाद से भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार के बारे में संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु ऑप्शन ए 16 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन बी 18 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन सी 21 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन डी किसी भी आयु की है। तो हमारा जो आंसर होगा किसी भी आयु की महिला से हमको ओमेन ही समझना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानो नर का घोतक होता है। किसी भी एज का आदमी हो चाहे किसी भी एज की महिला हो, अगर उसके आगे या पीछे ही सी लगा है तो ये माना जाएगा कि वो ही कन्वर्ट किया जाएगा। आईपीसी के अनुसार सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो ही समझा जाएगा। किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 1 घंटे पहले जन्म लिया हो, चाहे वो 100 साल का हो, उसको क्या माना जाएगा? उसको किसी भी आयु का उसको या तो मेल माना जाएगा या तो फीमेल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह ही शब्दावली में सम्मिलित होते हैं। पुरुष या नारी दोनों सम्मिलित होते हैं। मेल एंड फीमेल ही शब्द में दोनों सम्मिलित होते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में लिंग जेंडर शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। यहाँ पे सेक्शन 8 में जेंडर की बात कर दी गई है। ही लगे तो भी मेल, सी लगे तो भी मेल की फीमेल की बात करता है। यहाँ पे सी नहीं लगाया, यहाँ पे ही वर्ड ही एक यूज़ किया गया, एक ही वर्ड यूज़ किया गया ही में ही फीमेल भी है, ही में मेल भी है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? निम्न में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दुराशय, ऑप्शन सी आपराधिकृत, ऑप्शन 4 हेतु। देखिए ये कहाँ कहाँ किस किस एग्जामों में पूछा गया। एमपी एपीओ में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया, यूपी सीजे 2003 में पूछा गया है, यूपी लोअर 2003 में, उत्तरांचल सीजे में पूछा गया, यूपी एपीओ 2002 में पूछा गया और एमपी सीजे 1986 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जो इसका आंसर सही होगा वो हमारा आंसर अब मैं बताता हूँ आपको। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अब किसी भी अपराध को करने के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहले मानव होगा, आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, मीन्स कि उसके पास सबसे पहले मानव होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए पहले ह्यूमन बॉडी होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी अगर उस है तो उसका स्थिति जो होना चाहिए वो मेंजरिया होना चाहिए। उसका जो दिमाग में जो बातें चल रही है, मन स्थिति उसका होना चाहिए उस अपराध को करने के लिए। जो तीसरी बात बताई जा रही है आपराधिक कृत्य का, जो उसका दिमाग चल रहा है वो आपराधिक कृत्य की तरह से दिमाग उस समय क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। और चौथी बात बता रहा है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति कार्य का हेतु मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। आपका मोटिव कार्य का आवश्यक तत्व नहीं होता, लेकिन ये 3 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है। कौन कौन सी चीज़ें? मानव का होना आवश्यक चीज़ है, मेंजरिया का होना आवश्यक चीज़ है और आपराधिक कृत्य, ये 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। मोटिव का यहाँ पे होना आवश्यक नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सेट रिया, ये एक लीगल मैक्सिम है। एक्टस नॉन फेसिट रेसिम निसी मेन सेट रियम आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है। आपराधिक का एक कार्डिनल सिद्धांत है। तो निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए मेंजरिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंजरिया से होता है। ऑप्शन सी अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियम एवं मेंजरिया का होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी एक्टस रियम अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता है। तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि किसी भी अपराध को करने के लिए हमारे पास एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों का होना परम आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज़ मेंशन है तब हम किसी भी अपराध को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है?
ऑप्शन ए मानव प्राणी, ऑप्शन बी दुराशय, ऑप्शन सी आपराधिक कार्य, ऑप्शन दी उद्देश्य। जो हमारा अभी पीछे भी मैंने देखा है कि हमने मोटिव को हम कंडक्ट नहीं करते हैं। हमारा पहले एक ह्यूमन बींग होना चाहिए, हमारा दूसरा जिसको दुराशय कहा जाता है मेंजरिया होना चाहिए, और हमारे दिमाग में आपराधिक कार्य होना चाहिए। यही तीन चीज़ों का होने से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपराध को कमिट कर सकते हैं, किसी भी ऑफेंस को कर सकते हैं, किसी को इलीगल इंजरी दे सकते हैं। ठीक, उद्देश्य के यहाँ पे होना आवश्यक नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मेंजरिया से तात्पर्य है, मेंजरिया का मतलब होता है दुराशय, किसी के प्रति बुरा भावना रखना, कोई बुरा विश्वास रखना, उसी को दुराशय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंजरिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणी में से किससे संबंधित होता है? ए ऑप्शन धोखाधड़ी से संबंधित, ऑप्शन बी शारीरिक चोट से संबंधित, ऑप्शन सी राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, ऑप्शन डी सख्त देयता स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से संबंधित। जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो सी आंसर होगा, राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित। अब व्याख्यान से इसके देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मनस्थिति के सिद्धांत से संबंधित धोखाधड़ी, शारीरिक चोट तथा राज्य के विरुद्ध अपराध संबंधित है, जबकि सख्त देयता जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है अपकृत्य विधि से संबंधित है। सख्त देयता में आपराधिक मनस्थिति का कोई महत्व नहीं होता है। मोटर वाहन अधिनियम के अधीन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी मोटर गाड़ी से हो जाती है तो मृतक के परिवार को उस मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिकर देने का सख्त देयता के अंतर्गत आ जा सकता है। जो यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहा है, अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तब लागू होता है जब मोटर व्हीकल एक्ट से किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तब वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात आती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। गलत उत्तर बताइए, इसमें से कौन गलत उत्तर है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से यूपीपीसीएस 2002 में पूछा है। गलत उत्तर बताइए, अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए ऐच्छिक कार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, ऑप्शन सी दोषपूर्ण आशय, ऑप्शन डी कार्य में लोप की सम्मिलित होता है। तो जो यहाँ पे हमारा गलत उत्तर है ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य। जब हमारे पास इच्छा है और अनिच्छा है, हमारे पास करने का डिजायर भी है और डिजायर नहीं भी है, तो हम किसी एक्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो बी वाला ऑप्शन सही है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऐच्छिक कार्य होना चाहिए, दोषपूर्ण आशय होना चाहिए, कार्य में लोप सम्मिलित होना चाहिए। ठीक, अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखते हैं। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, जबकि ऐच्छिक कार्य में लोप भी सम्मिलित होता है तथा दोषपूर्ण आशय दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन हम देखते हैं, आशय एवं कार्य, ऑप्शन बी आशय एवं क्षति, ऑप्शन सी क्षति एवं दोष सिद्धि, ऑप्शन डी तैयारी एवं दंड। तो जो हमारा 24 का ऑप्शन ए है, आशय एवं कार्य, आशय एवं कार्य, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, फाउलर बनाम पैजेट, यहाँ पे एक केस लॉ आया था फाउलर बनाम पैजेट 1798 में के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक। ये दोनों चीज़ अगर रहते हैं तभी आशय गठित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की चार आवश्यकताओं में सही क्रम को दर्शाता है? जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए है, पहला प्रयत्न है, दूसरा तैयारी है, तीसरा आशय है, चौथा परिणाम है। ऑप्शन बी आशय प्रयत्न तैयारी परिणाम, ऑप्शन सी आशय तैयारी प्रयत्न परिणाम, ऑप्शन डी परिणाम आशय तैयारी प्रयत्न। जो हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। इसलिए सही होगा आशय तैयारी प्रयत्न एवं परिणाम अपराध की चार अवस्थाओं का सही क्रम है, क्योंकि पहले अपराध करने के लिए मानसिक प्रवृत्ति होना चाहिए, मीन्स की मेंजरिया डेवलप्ड होना चाहिए, तब उसके अग्रसर में उसके लिए उपाय या तैयारी की जाती है, उसके बाद अपराध को पूर्णयन की दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए और अंत में उसके परिणाम के रूप में उसका पूर्णयन होना चाहिए। अतः विकल्प सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए अभियुक्त की दोष मुक्ति, ऑप्शन बी अभियुक्त का उन्मोचन, ऑप्शन सी अभियुक्त की दोष सिद्धि, ऑप्शन डी अभियुक्त को दंडित करना। जो ऑप्शन सी हमारा होगा वही सही होगा, अभियुक्त को दोष सिद्धि। व्याख्यान आपराधिक विधि का लक्ष्य और प्रयोजन अपराध को सजा देना अर्थात अभियुक्त की दोष सिद्धि माना जाता है। यह तथ्य संभव होगा जबकि अभियोजन सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? कौन से अपराध को अपूर्ण अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए लोक न्यूसेंस,
ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध जमाव, ऑप्शन डी बलवा। जो ऑप्शन बी हमारा होता है आपराधिक प्रयत्न होता है, इसको और अपूर्ण अपराध माना जाता है। इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। उपरोक्त में से आपराधिक प्रयत्न क्रिमिनल अटेम्प्ट अपूर्ण अपराध है, क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किए जाने वाले श्रेणीबद्ध कार्यों का एक भाग होता है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने पर ही अपराध पूर्ण होना संभव हो, अन्यथा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं तो यहाँ पे कथन के बारे में बताता है। कथन है अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि उसका उपाय किया गया है। अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। कथन क्या कह रहा है? आर जो रीजन है, अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा आंसर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अपराध इसलिए दंडनीय है क्योंकि विधि में उसका उपाय किया गया है। ऑप्शन जो यहाँ पे आर बता रहा था, जो कारण बता रहा था, अपराध सामाजिक की नैतिक चेतना के लिए असहाय है, ये बातें गलत बताई जा रही हैं। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखते हैं। अपराध को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है, जबकि समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय माने जाने वाले कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अपराध नहीं माने जाते हैं। जैसे एक कुशल तैराक द्वारा एक बच्चे को नदी में डूबते हुए देखने पर भी बचाने का प्रयत्न न किया जाना, उसका यह कार्य नैतिक हो सकता है परंतु न ही तो वो अपराध है और न ही अपकृत्य है। किसी कोई बच्चा अगर डूब रहा है, उस बच्चे को अगर नहीं कोई बचाने जा रहा है, अगर कोई कुशल तैराक वहाँ पे खड़ा है अगर नहीं भी बचा रहा है तो क्या ये अपराध नहीं है? ये एक टॉट भी नहीं है, ना ये अपराध है, ना ये टॉट है, ना अपकृत्य है। ये एक समाज में नैतिक चेतना है कि अगर कोई बच्चा डूब रहा है, अगर मैं अच्छा तैराक हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। ये हमारी मोरलिटी को यहाँ पर डिफाइन करता है, मोरल बताता है कि हाँ हमारा मोरल कहता है कि उसको बचा ले तो उसको हम बचा सकते हैं, या अन्यथा अगर हम नहीं बचाते तो उसके लिए आईपीसी में चाहे किसी भी कानून में हमें दंड करने का प्रावधान नहीं किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। सूत्र नलम क्रीमेन सीने लेगे, नलम क्रीमेन सीने लेगे, नल्ला पोइना सीने लेगे। जो यहाँ पे मैक्सिन बताया गया है नलम क्रीमे सीने लेगे, नलम क्रीमे सीने लेगे, इसको मैं 2-3 बार आपको बता रहा हूँ, इसका उच्चारण भी मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, 100% आता है। सूत्र नलम क्रीमे सीने लेगे, नल्ला पोइना सीने लेगे से निम्नलिखित से अभिप्राय है। ऑप्शन ए दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना। ऑप्शन बी दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। ऑप्शन सी विधि की अधिमान्यता नॉन एसेसिबिलिटी। ऑप्शन डी विधि में निश्चितता। तो जो हमारा आंसर सी होगा वही सही होगा, विधि की अधिमान्यता नॉन एसेसिबिलिटी। इसके व्याख्यान से हम लोग समझते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के सूत्र नलम क्रीने सीने ने ले, नल्ला पोइना सीने लेगे, इस नियम को वैधानिकता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है। दंड विधि का मूलभूत प्रभाव से लागू न होना। दूसरा दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। तीसरा विधि विद्वानों की निश्चितता और चौथा विधि की अधिमान्यता, अतः इसमें विधि की अनियमितता अभिप्रेत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मन स्थिति को भी विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सामान्य न्यायालयों द्वारा, ऑप्शन बी कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा, ऑप्शन सी स्टार चैम्बर न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी क्यूरिया रेसिस द्वारा। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कॉमन लॉ के न्यायालयों द्वारा। आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की चेतना की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मन स्थिति को भी कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आपराधिक विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा है कि यह सूत्र की एक्टस नॉन फेसेटरियम, किसने कहा है एक्टस नॉन फेसेटरियम निसीमेंसेटरिया। इस सूत्र को मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, मैक्सिम को। एक्टस नॉन फेसेटरियम, एक्टस नॉन फेसेटरियम निसीमेंसेटरिया आपराधिक विधि एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालयों ने ही नहीं स्वीकार किया है, अपितु हमारे स्वयं के न्यायालय ने भी माना है कि अपराध में दो आवश्यक तत्व हैं। प्रथम शारीरिक मन, द्वितीय मानसिक स्थिति। ये बात बताई गई है। ऑप्शन ए रतनलाल, ऑप्शन बी आरसी निगम, ऑप्शन सी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन डी
ER वाटसन। जो हमारा ऑप्शन बी है RC निगम के द्वारा ये बताया गया। व्याख्यान, आपराधिक विधि के इस सूत्र एक्टस नॉन फेसिट निसी सेट मेंस रिया को भारत के न्यायालयों ने भी माना है कि अपराध में दो आवश्यक तत्व हैं। पहला शारीरिक तत्व तथा दूसरा मानसिक तत्व, जिसको एक्टस रिया और मेंस रिया कहा जाता है। इसे RC निगम ने अपनी पुस्तक दंड विधि के सामान्य सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में कहा है। इस बात को ये बातें बताई गई है कि अपराध के लिए दो बातों का होना आवश्यक है, एक मेंस रिया और दूसरा एक्टस रिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव। ऑप्शन बी, ऐसे मानव के मन में दुराशय। ऑप्शन सी, ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कारित क्षति। ऑप्शन डी, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे वह कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा वही ऑप्शन सही होगा। व्याख्यान में इसके देखते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व हैं, एक मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। दूसरा, ऐसे मानव के मन में दुराशय। तीसरा, ऐसे मानव द्वारा कार्य या लोप। चौथा, ऐसे कार्य या लोप से व्यक्ति या समाज को क्षति। अतः विकल्प डी आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट रिया जैसे उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक हैं? ऑप्शन ए, JD मोयने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। HS गौर पिनल लॉ ऑफ इंडिया। सी, रतन लाल धीरज लाल ऑफ लॉ ऑफ क्राइम। उपर्युक्त सभी ने। व्याख्यान, JD मोयने, HS गौर तथा रतन लाल धीरज लाल ने सभी विधिशास्त्रियों ने अवधारित किया है कि दुराशय को चूंकि अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में भारतीय दंड संहिता की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः अलग से इसके परिवर्तन में कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। गलत उत्तर बताइए। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखिए निगेटिव वे में पूछा है। गलत उत्तर बताइए। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त हैं। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त हैं। ऑप्शन ए, कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो। ऑप्शन बी, इच्छा और बुरा में अंतर समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है। ऑप्शन डी, इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध। तो जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्यान इसके हम देखते हैं। आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक शर्त है कि कार्य का स्वेच्छा से किया जाना, अच्छे या बुरे में अंतर को समझने की क्षमता तथा उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर है। कार्य के विधि विरुद्ध होने का ज्ञान होना आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? ऑप्शन ए, स्वतंत्र इच्छा। ऑप्शन बी, अच्छे एवं अंधिकष्ट बुरे में भेद करने की क्षमता। ऑप्शन सी, उन तथ्यों का ज्ञान जिस पर किसी कार्य का अच्छाई या बुराई निर्भर करता हो। ऑप्शन डी, कार्य का विधि द्वारा प्रतिषेध होने का ज्ञान। जो ऑप्शन डी है वही हमारा सही होगा। ये यूपी PCS में भी क्वेश्चन पूछा है, यूपी लोअर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी अपराध तब भी गठित होता है भले ही वह आपराधिक मनस्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले में ए, संयुक्त दायित्व। ऑप्शन बी, प्रातिनिधिक दायित्व के। ऑप्शन सी, कठोर दायित्व के। ऑप्शन डी, राज्य के दायित्व के। जो यहाँ पे बात बताई जा रही है कठोर दायित्व मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। व्याख्यान, सामान्यतः अपराध को गठित करने के लिए दोषी मेंजरिया का होना आवश्यक है, परंतु कुछ ऐसे मामले भी जिनमें बिना आपराधिक मनस्थिति बिना मेंजरिया के भी अपराध को गठित किया जा सकता है। ऐसे मामले को कठोर दायित्व जिसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहा जाता है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट पे मेनली लागू होता है। जैसे कि किसी का भी मोटर लड़ गया तो मोटर मालिक को क्या किया जाता है, लाइबल किया जाता है। आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो जाती है कि आप क्या करेंगे, उसको कंपनसेट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एवं आवश्यक तत्व नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है हमला, ऑप्शन बी विधि विवाह, ऑप्शन सी मानहानि, ऑप्शन डी रिष्टि। तो जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो विधि विवाह होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। यूपी एपीओ 2002 में आया है, यूपी एपीओ 2015 में आया है, उत्तराखंड में आया है, सीजे में आया है, यूपी सीजे में आया है, यूपी लोअर में आया है, यूपी PCS में आया है और तमाम जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अब हम इसके व्याख्यान को देखते हैं। दुराशय या आपराधिक मनस्थिति मेंजरिया प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है, परंतु निम्नलिखित अपराध इस सामान्य नियम के अपवाद है। पहला, द्विविवाह इसका अपवाद है। लोक उत्पात इसका अपवाद है। अपलेख और न्यायालय की अवमानना इसे कठोर दायित्व के संबंधित अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मन स्थिति मेंजरिया से संबंधित के सिद्धांत से पुनर्जीवन से संबंधित है? ऑप्शन ए, सिराज बनाम डी रूटजेंट, बेंड बनाम वुड्स,
ऑप्शन डी बेंड बनाम वेंचेस्टर कॉर्पोरेशन, उपर्युक्त सभी। तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा सही, बेंड बनाम वुड्स का मामला यहाँ पे है। व्याख्यान मन स्थिति मेंस रिया के पुनर्जीवन से संबंधित वाद, बेंड बनाम वुड्स 1946 है। सिराज बनाम डी रूटजन तथा बेंड बनाम वुड्स कॉर्पोरेशन के बाद मन स्थिति तथा संवैधानिक अपराध से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। दुरासे के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। ऑप्शन ए टिंडल सीजे के द्वारा, ऑप्शन बी ब्लैक स्टोन के द्वारा, कॉक्स सीजे के द्वारा, ब्लैकबर्न के द्वारा। तो जो यहाँ पे बात बताई गई थी ये कॉमन लॉ में सर्वप्रथम वो कॉक्स सीजे के द्वारा बताया गया था। आपराधिक दायित्व में दुरासे आपराधिक मन स्थिति इंग्लिश कॉमन लॉ का प्रमुख सिद्धांत है। दुरासे के सिद्धांत को कॉक्स सीजे के द्वारा सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। बाद में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने आर बनाम प्रिंस के इस सिद्धांत को विस्तृत विवेचना किया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। प्रत्येक संविधि स्टैच्यू में दुरासे अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि यह मत किसी बात के समर्थन में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए हार्डिंग बनाम प्राइड, ऑप्शन बी सिराज बनाम डी रूटजन, ऑप्शन डी आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन डी HM जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। जो यहाँ पे ऑप्शन बी है सिराज बनाम डी रूटजन का केस है, इसी केस में ये बात बताई गई है। सिराज बनाम डी रूटजन 1895 के बाद में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक संविधि में दुरासे अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसमें प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। बाद में इस मत को महाराष्ट्र बनाम MH जॉर्ज, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी मान्यता प्रदान की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। प्रत्येक संविधि में दुरासे अंतर्निहित माना जाता है जबकि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह किस वाद में व्यक्त किया गया है? यह बात किया गया है सिराज बनाम डी रूटजेंट के वाद में बताया गया है। दुरासे या आपराधिक मन स्थिति, जो दुरासे जो एक्टस रिया होता है और जो मेंस रिया होता है अपराध का आवश्यक तत्व होता है। ये दोनों बातें हर बार आएगी जब IPC आप पढ़ेंगे तब ये बातें आएगी एक्टस रिया मेंस रिया। जब एक्टस रिया और मेंस रिया की बात करती है दुरासे का अवधारणा को संबंधित अपराधों में न्यायाधीशों के निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कंस्ट्रक्शन के माध्यम से संसद की अनुमति के बिना शामिल किया गया। सिराज बनाम डी रूटजेन के बाद में न्यायाधीश राइट ने निर्णय किया है कि प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है जबकि इसमें प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। जब तक इसको प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए तब तक इसमें एक्टस रिया और मेंस रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाद दुरासे के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित है? जो आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैकनॉटन का वाद, ऑप्शन सी DPP वर्सेस वियर्ड का वाद, ऑप्शन डी आर बनाम डडले एंड स्टेफन का वाद। जो यहाँ पे निम्नलिखित में से दुरासे से जो मामला दुरासे से संबंधित है वो आर बनाम प्रिंस का है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से ये केस आर बनाम प्रिंस दुरासे और संविधिक अपराध से संबंधित है। मैकनॉटन का वाद चित्त विक्रेता से संबंधित है जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन एन नंबर 84 में। इसी में मैकनॉटन रूल्स के बारे में बताया गया कि मैकनॉटन रूल्स में कौन कौन किसको पागल घोषित किया जा सकता है, किस व्यक्ति को पागल माना जाता है। DPP बनाम बियर्ड की बात में के बारे में बताता है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 85 मतत्ता से संबंधित है जो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। फिर उसके बाद से आर बनाम डडले एवं स्टीफन की बात बताया जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 80 और सेक्शन नंबर 81 में है। जो कि डडले बनाम स्टीफन इसमें एक बच्चा रहता है, एक ये नाव पे जाते हैं लोग, बच्चे को मार के खा जाते हैं। यहाँ पे नेसेसिटीज के बारे में बताया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एवं स्टीफन वाद में किया गया था। लॉर्ड कालरिज के द्वारा ये बात किया गया। अपने जान को बचाना अच्छी बात है और दूसरे की जान बचाने के लिए अपना जान न्यौछावर कर देना ये और भी अच्छी बात है। ये बात बताई गई थी लॉर्ड कालरिज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। आर बनाम प्रिंस 1875 के प्रकरण में किस न्यायाधीश ने कहा है कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है और अभियोजन पक्ष को दुरासे सिद्ध करना होता है जबकि ऐसे अपराध में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद हैं उनमें विशिष्ट रूप से दुरासे को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, दुरासे मान लिया जाता है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ब्रैट, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ब्रैमवेल और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति ड्रेमन। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। अब हम बात करते हैं इसके व्याख्या के बारे में। दुरासे से संबंधित प्रमुख वाद आर बनाम प्रिंस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि विधिक कारण के अभाव में कार्य किया जाता है तो कर्ता का आशय
चाहे जो भी रहा हो अपराध होगा उसमें विशिष्टता दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आशय था, इसलिए आशय था ऑप्शन ए प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, ऑप्शन बी प्रिंस का अवैध कार्य करना, ऑप्शन सी प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना, ऑप्शन डी प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। यहाँ पे जो प्रिंस का कार्य था वो अवैध और निषिद्ध था, प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस का कार्य अवैध एवं निषिद्ध होने के कारण प्रिंस को दंडित करने का आधार था। आर बनाम प्रिंस का प्रकरण ब्लैकबर्न जज के द्वारा 1875 ईस्वी में निर्णय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? श्रीनिवासमल बैरिया बनाम एम्परर में, ऑप्शन बी आर बनाम टाल्सन में, ऑप्शन सी नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी वादों में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 में दुराशय को पृथक रूप से निरूपित किया गया है और इसके स्थान पर आवश्यकता, स्वेच्छापूर्ण, कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्वक, उपेक्षा, उतावलापन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सारी शब्दों का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। यह भी केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न रहा हो। निम्नलिखित में से किस वाद में सिद्धांत की विवेचना की गई है? ऑप्शन ए आर बनाम टाल्सन के बाद में, ऑप्शन बी नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर के बाद में, ऑप्शन सी आर बनाम गोविंदा के बाद में, ऑप्शन डी करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में। जो ये बात बताई गई थी आर बनाम टाल्सन के बाद में बात बताई गई थी। अपराध विधि का यह सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है यदि उसका मन अपराधी न हो। इस सिद्धांत की विवेचना आर बनाम टाल्सन के बाद में किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया, उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के आश्वासन के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाता है। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि दुराशय नहीं था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द्विविवाह का दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया था। ऑप्शन सी द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। ऑप्शन डी दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दुराशय नहीं था इसलिए उसके मन में मेंजरिया नहीं दुराशय उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि 6 वर्ष से उसके पति के बारे में ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी ने जाना है कि उसका पति कहाँ चला गया। अगर वो बताता, किसी के द्वारा सुना गया था कि हाँ इसका पति यहाँ पे निवास कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं करती। एक प्रिजम्पशन मान लिया जाता है कि जो कि मैक्सिमम 7 साल का प्रिजम्पशन होता है कि 7 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो मान लिया जाता है वो व्यक्ति मर चुका है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, इसको कहा जाता है डीपीपी वर्सेस बियर्ड। ऑप्शन बी आर बनाम टाल्सन, ऑप्शन सी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन डी वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी आर बनाम टाल्सन होगा। आर बनाम टाल्सन का वाद एक तथ्य की भूल के आधार पर वाद से संबंधित है। इस वाद में अभियुक्त इस तथ्य के भ्रम में थी कि उसने पति की मृत्यु हो गई है और अपने इस सद्भावना समुचित विश्वास में स्वयं को विधवा मानते हुए उसने दूसरा विवाह कर लिया है। उसके पूर्व पति द्वारा वापस लौटने पर उसके विरुद्ध द्विविवाह का अभियोजन लगाया जाता है, किंतु अभियुक्त को तथ्य की भूल का बचाव प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया। आर बनाम टाल्सन में इसमें क्या होता है, जो टाल्सन महोदय रहते हैं वो चले जाते हैं कहीं बाहर कमाने, उन जिस शिप से वो जाते हैं उनका शिप वो क्या हो जाता है, कहीं पानी वानी में गिर जाता है, उसी समुद्र में फंस जाते हैं और ये 6 साल के या 7 साल के बाद अपनी पत्नी के पास फिर से आते हैं किसी तरह बच बचाव कर और फिर अपने पत्नी के ऊपर इस तरह से वो केस फाइल कराते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्न में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है? ऑप्शन ए श्रीनिवासमल बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन बी श्री हरिप्रसाद राव बनाम राज्य AIR, ऑप्शन सी नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अपराध के आशय से किए गए कार्य के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कार्य अंतिम है या नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ा। अब आगे जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा इसी का, उस पार्ट सेकंड में हम बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा, जिसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें हम आपको बताना ये भी चाहेंगे कि शुरुआती से जो भी शुरुआती लेवल, कब से इंडियन पिनल कोड बना, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, कब ये इन फोर्स में आया, सभी बातों को हम इसमें लेके चले हैं और जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को भी लेके चले हैं। और आप देख सकते हैं किस किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन किस लेवल से क्वेश्चन को पूछा गया। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस सीरीज को 1-2 बार देखेंगे तो ये आपके भी दिमाग में बैठ जाएगा, जिस तरह से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ ये कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा, तमाम बातें। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट पहुंच जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने को मिले जिनका एपीओ का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।